अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। और एनिमल किंगडम के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो एनिमल्स है या जो जानदार है, जो हैवानात है, उनकी दर्जाबंदी की गई है, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। और इससे पहले जो लेक्चर में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन सी बुनियादी इकाई थी जिसकी बुनियाद पे उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करा। आज हम इसी तरह से ये जो अलग अलग क्लासेस बनी है उनको वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि एनिमल के जब क्लासिफाई किया जाता है तो एनिमल के अंदर जो क्लास होती है उसको कहा जाता है फाइला। उसको क्या कहा जाता है? फाइला, या उसको कहते हैं फाइलम। तो एनिमल के अंदर जो क्लास होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फाइला, या उसको कहते हैं फाइलम। तो हम यहाँ पर वही फाइलम की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जिस फाइलम की हम बात कर रहे हैं वो है फाइलम पोरीफेरा। जो फाइलम की हम बात कर रहे हैं उस फाइलम को क्या कहा जाता है? फाइलम पोरीफेरा। ये जो पोरीफेरा वर्ड है, ये जो पोरीफेरा वर्ड है, ये जो लफ्ज आया है, ये कहाँ से आया है? तो ये जो पोरी वर्ड है ये आया है पोरस से। कहाँ से आया है? पोरस से। पोरस का मतलब क्या होता है? मसाम। पोरस का मतलब क्या होता है? मसाम। पोरस या मसाम का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सुराख, उसका मतलब होता है होल। तो जिस तरह से हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म के ऊपर छोटी छोटी पोर्स होती है, छोटे छोटे मसाम होते हैं जहां से पसीना आता है, तो उसी तरह का छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख होते हैं। या फिर एक एग्जांपल आप ये ले कि जिस तरह से हम ये हमारे पास स्पंज होता है, तो स्पंज में भी क्या होते हैं? छोटी छोटी पोर्स होती है। तो उसी वजह से तो यहाँ पर बेसिक याद रखिए कि जो पोरीफेरा वर्ड आया, ये पोरस या सुराख से आया, या मसामदार। तो ये जो जानदार होते हैं इनके अंदर पोर्स होती है छोटी छोटी, इनके अंदर सुराख होते हैं, इनके अंदर मसाम होते हैं। इसीलिए इस फाइलम के मेम्ब्रान को आम तौर पे जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्पॉन्जीज। इनके ग्रुप के आम मेम्ब्रान जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्जीज। जैसा मैंने कहा कि स्पंज होता है, तो स्पंज के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं और वो क्या होता है? इजीली प्रेस किया जाता है, दबाया जा सकता है। तो इनको स्पंजीज कहा जाता है। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो हैवानात होते हैं ये आमतौर पर समंदरी होते हैं। आमतौर पे कैसे होते हैं? समंदरी होते हैं। और ज्यादातर ये गैर मुतवाजी जानवर है। कैसे है गैर मुतवाजी? गैर मुतवाजी मतलब असिमेट्रिकल। जैसे मैंने पहले कहा कि सिमेट्री और की दो बराबर हिस्से और गैर मुतवाजी हिस्से, यानी दो दो ना बराबर हिस्से की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो जानदार होते हैं इनका जिस्म जो होता है वो गैर मुतवाजी होता है। अगर इनकी इब्तदाई मरहले की बात करें तो इब्तदाई मरहले में, यानी जब ये इनिशियल डेवलपमेंट में होते हैं या जब पैदा होते हैं, तो इब्तदाई मरहले के ये कसीर खलवी जानदार होते हैं। ये कैसे होते हैं? कसीर खलवी जानदार होते हैं। और इनमें जो खलवी सतह की तरतीब होती है। दूसरा, इनकी जो इब्तदाई जिंदगी होती है या इनका जब डेवलपमेंट होता है तो इनके पास जो सतह देखने को मिलती है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, वो होती है खलवी सतह। वो कौन सी होती है? खलवी सतह। खलवी सतह मतलब सेल्यूलर लेवल। कौन सी लेवल होती है? सेल्यूलर लेवल। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक सतह जो होती है वो होती है खलवी सतह, दूसरी जो सतह होती है वो उजूवी होती है, तीसरी जो सतह होती है वो होती है बाफ्त। तो पहली सतह होगी खलवी, दूसरी सतह होती है बाफ्त, और तीसरी सतह में क्या होता है? उजू, और चौथी सतह में निजाम उजू होता है। तो यहाँ जो सतह है इनके अंदर, वो सतह कौन सी है? खलवी सतह है। इनके अंदर जो लेवल है वो सेल्यूलर लेवल है। स्पंजिस जो होते हैं इनके अंदर होता है, इनके अंदर नलकियों का एक जाल होता है। नलकियों का मतलब जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स होती है, इसी तरह से इनके अंदर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या होती है? नलकियां होती है, नालियां होती है, जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। फिर एक चीज और याद रखना है कि ये क्योंकि पानी में रहते हैं इसलिए पानी का इस्तेमाल करेंगे, और इनके बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो पानी का होता है। तो पानी बहुत से इनके जिस्म से क्या होगा? बहेगा। अब ये बहने के लिए क्या है कि पानी के इंटर होने के लिए और पानी के जिस्म से बाहर होने के लिए दो अलग अलग पार्ट है। इनके अंदर जब पानी इंटर होता है तो एक छोटे छोटे सुराखों से होता है। इनके जिसमें जब पानी दाखिल होता है छोटे छोटे सुराखों के जरिए होता है। उन सुराखों को कहा जाता है ऑस्टिया। उन सुराखों को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और ये जो पानी है ये जिस्म के अंदरून में जाके एक खला में दाखिल होता है।
और ये जो खलाई हिस्सा है जहां पर जाके पानी जमा होता है उसको कहा जाता है स्पॉन्जोसील। उस हिस्से को क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। फिर ये जो स्पॉन्जोसील है, यहाँ जो पानी जमा हुआ वो बॉडी से, जिस्म से क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जब पानी निकलता है तो पानी निकलने के लिए ऑस्कुलम, वहां पर एक पार्ट है जिसको क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। तो पानी को दाखिल होने के लिए छोटे छोटे सुराख है जिनको कहा जाता है ऑस्किया। पानी को ठहरने के लिए एक खला है उसको कहा जाता है स्पॉन्जोसील। और पानी को बॉडी से बाहर निकलने के लिए, पानी को जिस्म से बाहर निकलने के लिए एक और बाहर का खारजी रास्ता है उसको कहा जाता है ऑस्क्यूलम। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये ऑस्किया है। इस ऑस्टिया के जरिए पानी पूरा जमा होगा और ये स्पॉन्जोसील है, यहाँ आके पूरा पानी जमा हो जाएगा। फिर बॉडी से ये पानी इस ऑस्क्यूलम के जरिए बॉडी से खारिज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ना एक और चीज जो यहाँ पर याद रखना है कि ये पानी जो होता है, ये पानी जब अंदर आता है या पानी बाहर जाता है तो इसका काम क्या है? क्या बस ऐसे ही आते जाता रहता है या ये कुछ काम भी करता है? तो ये जो पानी है इसकी आमदोरफ्त यानी आना और जाना, आमदोरफ्त जो होती है इसका आना और जाना, ये एक पहला होता है ग़िज़ा को हासिल करने के लिए। किस लिए होता है? ग़िज़ा को हासिल करने के लिए। तो वाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होंगे, जो भी ग़िज़ाई अजनास होंगे, उनको लेकर ये पानी जिस्म के अंदर आएगा। इसी तरह से है अमल तनफ़ुस। बॉडी के अंदर जो अमल तनफ़ुस है, ऑक्सीजन को लेकर आना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाना, ये काम भी कौन करेगा? पानी करेगा। और इसी तरह से फुजले के अखराज, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या हम जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर किडनी है, किडनी के जरिए हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर किया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो फुजला बनेगा उस फुजले को निकालने में ये पानी क्या करेगा? मदद करेगा। तो ये पानी की जो आमद और रफ्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पानी ग़िज़ा लाने का काम करती है, ये अमल तनफ़ुस के अंदर हेल्प करती है, और इसी तरह से ये अमल इस्तिखराज में, अमल एक्सक्रीशन में, फुजले के बाहर ले जाने में भी क्या करती है? मदद करती है। मुझे यहाँ एक और चीज जिसको बहुत अच्छे से याद रखना है वो क्या है कि इनके पास स्पेशल टाइप के सेल होते हैं। उन स्पेशल साइट्स के खलिये को कहा जाता है कोइनोसाइट्स। उनको क्या कहा जाता है? कोइनोसाइट्स। हमको मालूम है कि जो साइट्स है, ये CYT है, साइट जो वर्ड यूज होता है ये सेल के लिए यूज होता है। तो यहाँ जो स्पेशल टाइप के सेल है इनको कहा जाता है कोइनोसाइट्स, या उनको दूसरा नाम दिया गया है कॉलर खलिये। जिस तरह से हमारी कॉलर होती है इसी तरह से ये खलिये होते हैं जो एक कॉलर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या हम ये कहेंगे कि ये लाइनिंग बना, जिस तरह से यहाँ पर हमारी कॉलर लाइनिंग बनाती है इसी तरह से ये सेल लाइनिंग बनाती है। किसकी लाइनिंग बनाते हैं? ये लाइनिंग बनाते हैं स्पॉन्जोसील की। किसकी लाइनिंग बनाते हैं? स्पॉन्जोसील की। यानी ये जो खला है, इस खला के अतराफ में जितने भी सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, इस खला के अतराफ में जो आपको ये जो सेल दिखाई दे रहा है, ये सेल कौन से है? ये सेल है कोइनोसाइट से। और नालियों की अंदरूनी तह, जो नाली है यानी यहाँ से जो ऑस्टिया से शुरू के यहाँ से जो नाली जो नहीं, उन नालियों की जो अंदरूनी लेयर है उसको भी बनाने का काम कौन करते हैं? कोइनोसाइट्स। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पर जो ग़िज़ा ये हजम करते हैं, या जो ग़िज़ा बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उसको हजम करते हैं, और ये जो ग़िज़ा का हाजमा है ये खलियों के अंदर होता है। ये कहाँ पर होता है? खलियों के अंदर। जैसा ग़िज़ा का हाजमा दो तरह से होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, और इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर। तो यहाँ जो ग़िज़ा का हाजमा है स्पॉन्जोसील के अंदर या स्पॉन्जिस के अंदर, वो ग़िज़ा का हाजमा सेल के अंदर होता है, खलियों के अंदर वो ग़िज़ा का क्या होता है? हाजमा होता है। यहाँ पर इनका जो जिस्म है पानी के अंदर मुस्तहकम होता है, इस्तेहकाम होता है। तो जिस्म का जो इस्तेहकाम है, जिस्म को जो मजबूती है वो स्पैक्यूल्स, किसके जरिए होती है? स्पैक्यूल्स, या स्पॉन्जिन धागों के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? स्पॉन्जिन धागों की मदद से ये होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ यहाँ पर दो तरह के जिन्स है, एक है नर और दूसरा है मादा। तो नर और मादा ये दोनों अलग नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दो सेक्स होते हैं, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा, और ये दोनों मादा और नर अलग अलग नहीं होते, और अलग अलग नहीं होने की वजह से इनको कहा जाता है हर्मोफ्रोडाइट्स। इनको क्या कहा जाता है? हर्मोफ्रोडाइट्स, या इसका जो सिस्टम होता है उसको कहा जाता है हर्मोफ्रोडिटिज्म। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो इनसे अंडा भी पैदा होता है और इनसे नुत्फा भी पैदा होता है, यानी इनसे एग का भी प्रोडक्शन होगा और इनसे स्पर्म का भी प्रोडक्शन होगा। तो एक ही
फर्द यहाँ पर क्या करेगा, वो एग भी प्रोड्यूस करेगा और वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए कि हर्मोफोर्डाइट्स, हम सुनते हैं ना कि हमारे पास कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके पास दोनों भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरह से यहाँ जो दोनों भी प्रॉपर्टी अगर किसी फर्द के अंदर हो तो उसको कहा जाता है हर्मोफोर्डाइटिस, हर्मोफोर्डाइटिज्म। तो जानदारों के अंदर अगर दोनों भी क्वालिटी, अगर दोनों भी सेक्स अगर किसी एक जानदार के अंदर हो तो उनको कहा जाता है हर्मोफोर्डाइट। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ जो स्पॉन्जीज होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्मोफोर्डाइट। वो अंडा भी दे सकते हैं, एग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ बच्चों एक और चीज जिसको याद रखना है, क्योंकि ये जानदार है और जानदार होने की वजह से इनके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन का अमल होगा। तो यहाँ जो रिप्रोडक्शन, और हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन का जो अमल होता है वो दो तरह से होता है। एक रिप्रोडक्शन का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल। अगर हम बात करें तो जो स्पॉन्जीज है, स्पॉन्जीज के अंदर क्या होती है, उजाती तौलीद होती है। उजाती तौलीद मतलब यहाँ टूटने की वजह से होती है और बिखरने से होती है। यानी क्या होगा कि एक जानदार है, उस जानदार के अंदर कोई एक पार्ट है वो टूटेगा और आगे चल के ये छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। छोटे छोटे हिस्सों में बिखरने के बाद इससे एक नया जानदार पैदा होगा। तो इसको कहा जाता है उजाती तौलीद या आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है जाति तौलीद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जाति तौलीद में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जाति तौलीद के अंदर यहाँ पर ज़ौजों की मदद होती है। यहाँ पर स्पर्म और एग सेल यहाँ पर काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इनके अंदर क्या होता है कि जो एग सेल और स्पर्म सेल जब इंटरेक्शन करते हैं तो हम इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस अमल को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और यहाँ जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है अंदरूनी फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन का अमल कौन सा होता है, अंदरूनी। अंदरूनी मतलब ये जिस्म के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जो एग सेल होता है और जो स्पर्म सेल होते हैं वो बॉडी के बाहर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। और फिर इनके अंदर डेवलपमेंट का जो अमल होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दो तरह के प्रोसीजर है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट में ये होगा कि जो भी जानदार है उसके अंदर डायरेक्टली अडल्ट स्टेज आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली अडल्ट स्टेज नहीं आती। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले लार्वल स्टेज आती है और उसके बाद अडल्ट स्टेज आती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो स्पॉन्जीज होते हैं उन स्पॉन्जीज के अंदर और जो पोरीफेरा होते हैं उनके अंदर हमको कौन सा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें पहले लार्वल स्टेज आएंगी और उसके बाद उसके बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया और वो उसके अंदर उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट बॉडी के अंदर बनेंगे ना। बच्चों यहाँ पर मिसाल कौन कौन सी है, तो एक मिसाल इसकी साइकॉन है। यहाँ पर मैंने डायग्राम ऐड किया हुआ है, देखिए ये जो ए है यहाँ पर ये साइकॉन है। दूसरा यहाँ पर है स्पॉन्जिला, तीसरा यहाँ पर यू स्पॉन्जिया। तो तीन एग्जाम्पल है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि जो पोरीफेरा है उनकी तीन एग्जाम्पल है, एक है साइकॉन, दूसरा है स्पॉन्जिला, तीसरा है यू स्पॉन्जिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।